हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि अपन अमाइंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, एमीन में अपन ने 2 लेक्चर यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। जहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर की, अगर मैं 2 लेक्चर की बात करूँ तो अपन ने एमीन का वर्गीकरण कर लिया, कॉमन नेम कर लिया, IUPAC नेम कर लिया अपन ने। उसके बाद में अपन ने अमीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अमीन के निर्माण की विधियाँ अपन ने ख़त्म कर ली है। उसके बाद में अपन आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली, अपन आ चुके थे क्षारकता पे, जहाँ पे अपन ने लास्ट लेक्चर में एमीन की क्षारकता के गुणधर्म को एक्सप्लेन किया था। वापस से याद दिला देता हूँ, अमोनिया एक प्रकार का कौन सा क्षार है? लोइस क्षार है। अमोनिया एक प्रकार का कैसा क्षार है? लोइस क्षार है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अमोनिया अगर आसानी से, जैसे को अमोनिया या उसके प्रतिस्थापी जितना आसानी से लोन पेयर दे सकेंगे वो उतने अच्छे क्षार है। जो क्षारकता किससे डिफाइन होती है? Kb से। क्षारकता समानुपाती होती है किसके? Kb के। जिसका Kb ज़्यादा उसकी क्षारकता भी ज़्यादा। Kb क्या है? क्षार का वियोजन नियतांक, ठीक है। तो Kb समानुपाती अपने किसके? क्षारकता के। जिसका ही Kb की वैल्यू ज़्यादा उसकी क्षारकता भी ज़्यादा। अब लास्ट लेक्चर में अपन एक और बार डिस्कस की थी, मैंने कहा था अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को अपन क्षारकता को कंपेयर कर रहे थे। कौन से माध्यम में? गैसीय माध्यम में। याद है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन की क्षारकता की मैंने तुलना की थी कौन से मीडियम में? गैस मीडियम में। जहाँ पे मैंने आपको बोला था, जैसे बात करूँ 1 डिग्री अमीन की तो RnH2, अरे 1 डिग्री अमीन मतलब RnH2, 2 डिग्री अमीन मतलब R2NH, 3 डिग्री अमीन मतलब R3N, अरे R3N। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा। यहाँ पे 2 R ग्रुप है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा बढ़ाएंगे। यहाँ पे 3 R ग्रुप है, यहाँ पे कितने R ग्रुप? 3 R ग्रुप, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ा देंगे। तो जब अपन गैसीय माध्यम की बात करें, जैसे सवाल आया मान लो गैसीय माध्यम में क्षारकता का क्रम बताइए, तो गैसीय माध्यम में सबसे ज़्यादा क्षारकता किसकी होती है? 3 डिग्री अमीन की, उससे कम 2 डिग्री अमीन की और सबसे कम 1 डिग्री अमीन की। ये बात अपन ने की थी लास्ट लेक्चर में। अरे डन है, बात करी थी नहीं बात अपन ने? 3 डिग्री अमीन की क्षारकता सबसे ज़्यादा गैसीय माध्यम में। अब अपन आज डिस्कस करने वाले हैं जलीय माध्यम में अमीनों की क्षारकता का क्रम। जलीय माध्यम में अमीनों की क्षारकता का क्रम। अब यहाँ पे देखो एक्वस फेज के अंदर पहले बात की थी अपन ने गैस फेज में, अब किस में बात करेंगे? एक्वस फेज में बात करेंगे। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वस फेज। तो जलीय माध्यम में अमीनों की क्षारकता के लिए 2 प्रभाव उत्तरदायी है। कितने प्रभाव? 2 प्रभाव। एक तो है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, जिसको कि अपन बोलते हैं रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है? रिलीजिंग प्रभाव होता है। रिलीजिंग इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो प्रेरणिक प्रभाव की बात अपन ने लास्ट लेक्चर में भी की थी। एक और प्रभाव जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले वो है विलायकन प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? विलायकन प्रभाव। इसको बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। अरे जैसे विलायक सॉल्वेंट, विलायक सॉल्वेंट, वैसे विलायकन मतलब सॉल्वेशन। तो विलायकन प्रभाव, सॉल्वेशन इफेक्ट अपन पढ़ रहे हैं। इसको अपन ऐसे समझेंगे कि जब मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को जलीय माध्यम में देखता हूँ, अब अपने को पता है जल जो होता है वो अमीन के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अपन ने यह भी डिस्कस किया सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? 1 डिग्री अमीन, उससे कम 2 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन बहुत कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, देखो सुनते जाना, जिस आयन में जितनी अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कोई आयन है मान लो अपने पास, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, तो उतना ही वो ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। जिस आयन में जितनी अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा, तथा उसकी Kb वैल्यू भी बहुत अधिक होगी। और Kb वैल्यू ज्यादा मतलब क्षारकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। Kb वैल्यू ज़्यादा मतलब क्षारकता भी ज़्यादा। तो दोनों प्रभाव के आधार पर अपन बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना। अब मैंने सबसे पहले लिया RnH2, मतलब मेरा कौन सा अमीन? 1 डिग्री अमीन। RnH2 का मतलब कौन सा अमीन? 1 डिग्री अमीन। उसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी? जल से करवा दी। अब यहाँ पे अपने को पता 1 डिग्री अमीन में भी नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। अरे ये मेरा RnH2 अपन बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन की क्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? जल से, मतलब जल में उसको देख रहे हैं। और यहाँ पे H+ किसी अम्ल से आया है, अम्लीय माध्यम की बात करें तो यहाँ पे ये H+ अपना प्रोटॉन है। H+ क्या है? प्रोटॉन। अब बताओ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देके बंद बनाएगा? प्रोटॉन को। अरे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा? प्रोटॉन को देगा। तो अपन ने बात कर ली, देखो Rn कितने H है? अरे 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे, एक और हाइड्रोजन ले लिया, कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए टोटल। अब मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। देखो सुनना, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर प्लस, और हाइड्रोजन ने लिए है तो हाइड्रोजन के ऊपर 0, हाइड्रोजन पे 0। अरे प्लस माइनस के बीच न्यूट्रल चीज होती है ना, H+, H-, H।
अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, उदासीन। ध्यान देना इधर, अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन जाएगा, उदासीन। इस नेगेटिव वाले ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन जाएगा, उदासीन। न्यूट्रल है, उदासीन है। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो धनात्मक, ले लिया तो ऋणात्मक। तो उदासीन और धनात्मक और ऋणात्मक के बीच एक ना एक उदासीन आता है। अरे प्लस माइनस के बीच क्या होता है, जीरो होता है ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो उदासीन, ये धनात्मक क्या बन गया, उदासीन बन गया। अरे बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा अमीन है, 1 डिग्री अमीन की क्रिया जब अपन ने H+ से करवाई, मतलब 1 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के लोन पर किसको दे दी है, H+ को, तो अपने पास ये आयन देखने को मिला अपने को। अब ये जो आयन है देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये आयन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ में, वाटर के साथ में। अरे किसके साथ में, वाटर के साथ में। तो मैंने एक H2O ले लिया, ये दूसरा H2O और ये तीसरा H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। किसी एक अणु के हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से। तो हाइड्रोजन यहाँ पे तीनों किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़े। तो ये किसी दूसरे अणु के उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से आकर्षण अनुभव करता है, उसी आकर्षण को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कितने एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आ रही है। अब जो अगर आपको ये वाली बात समझ आ रही है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। स्थायी ज़्यादा, इसका मतलब केबी वैल्यू ज़्यादा, मतलब क्षारकता भी ज़्यादा। अब तुम कहोगे सर ये क्या हो रहा है, जब गैसीय माध्यम की हमने बात की, जब हमने गैसीय माध्यम की बात की तो 3 डिग्री अमीन की क्षारकता सबसे ज़्यादा थी। जलीय माध्यम की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री अमीन की क्षारकता सबसे ज़्यादा आ रही है। फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो ध्यान देना, अगली बात करना। अब मैंने कौन सा अमीन ले लिया, 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री, वापस से देखो वही वाली कहानी चलेगी। ये मेरा 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन मतलब R2NH, जिसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ, मतलब इसको जल में डाल दिया। अपने को यहाँ पे प्रोटॉन देखने को मिल रहा है। नाइट्रोजन अपने लोन पर किसको देगा, H+ को, और बंद बनाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संरचना बनेगी, R2N। एक हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से था, एक और इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन ले लिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे समझ रहे हो, किसी एक अणु के हाइड्रोजन का किसी दूसरे अणु के उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ आकर्षण क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन जो है वो किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ आ रही है बात। आगे देखो R3N की बात करते हैं। R3N में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर। जल के अंदर देख रहे हैं अपन, H+ प्रोटॉन अपने को नजर आ रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दिया, H+ को। तो देखो R3N, इसके पास पहले एक भी प्रोटॉन नहीं था, अब कितने प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। बताओ यहाँ पे कितने एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ आ रही है। देखो यहाँ पे जब आप इन तीनों फिगर को देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, जब आप इन तीनों फिगर पे नजर डालोगे तो आपको आइडिया लगेगा यहाँ पे कितने एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 की, यहाँ पे 2 की और यहाँ पे 1 की। 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब सबसे कम स्थायी, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब सबसे ज़्यादा स्थायी। तो यहाँ पे अपन ने ऑर्डर लिखा है, जिसका विलायकन ज़्यादा उसका स्थायित्व भी ज़्यादा। इसको ऐसे समझो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में किस अमीन को पानी ने ज़्यादा घिरा है, 1 डिग्री अमीन में पानी ने ज़्यादा घेर लिया ना 1 डिग्री अमीन को। अरे यहाँ पे वाटर ने 1 डिग्री अमीन को क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा घेर लिया है, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मैं कहूँगा विलायकन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, 1 डिग्री अमीन का। तो जिसका विलायकन ज़्यादा मतलब सॉल्वेशन ज़्यादा, उसका स्थायित्व भी ज़्यादा। और अपने को पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसका मतलब स्थायित्व भी, केबी भी, क्षारकता भी ज़्यादा। केबी भी ज़्यादा तो क्षारकता भी। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, देखो विलायकन ज़्यादा था तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हुई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा, स्थायित्व ज़्यादा, केबी ज़्यादा, क्षारकता ज़्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूँ विलायकन प्रभाव के कारण केबी का क्रम, 1 डिग्री का केबी सबसे ज़्यादा, इसलिए 1 डिग्री की क्षारकता भी सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे 2 सवाल सुनना ध्यान से, 2 सवाल सुनो ध्यान से, कि अगर मैं बात करूँ कि अपने को सवाल दिया 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन में गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा क्षारकता किसकी होती है, क्या आंसर जाएगा। कारण पूछे तो 3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, वहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है। बात समझ आ रही है। अगर आपको ऐसे बोला कि बताइए गैसीय अवस्था में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में किसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे अधिक होता है, तो अपन बोलेंगे 3 डिग्री अमीन का क्षारीय सामर्थ्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन से 3 R ग्रुप जुड़े हैं, और 3 R ग्रुप जो है उन 3 R ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लगेगा, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देंगे।
नाइट्रोजन बहुत ही आसानी से लॉन्च प्रदान करेगा, अतः उसकी क्षारकता सबसे ज़्यादा होगी। अब सवाल पूछा उन्होंने, जलीय माध्यम में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में सबसे ज़्यादा क्षारकता किसकी होती है? तो आंसर देंगे अपन 1 डिग्री अमीन की क्षारकता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे अपन आंसर देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कि 1 डिग्री अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है सबसे ज़्यादा। 3 एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या H+ लेने के पश्चात, H+ लेने के पश्चात वहाँ पे 3 एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 डिग्री में 2 एटम कर रहे हैं और 3 डिग्री में 1 ही एटम कर रहा है। तो अपन कहेंगे 1 डिग्री अमीन में जल का जुड़ाव ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, अतः वहाँ पे Kb वैल्यू ज़्यादा होगी, स्थायित्व ज़्यादा होगा, क्षारकता भी ज़्यादा होगी। समझ आ रही बात? अब ये तो चलो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। अब 2 ऑर्डर अपने को ध्यान रखने हैं। जलीय विलयन में क्षारीय सामर्थ्य, जलीय विलयन में क्षारीय सामर्थ्य। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, एक जगह अपने को R ग्रुप दे रखा है मैथिल और एक जगह R ग्रुप दे रखा है एथिल। R ग्रुप एक बार क्या दे रखा है मैथिल और एक बार R ग्रुप क्या दे रखा है एथिल, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और ये ऑर्डर किसके बेसिस पे लिखा गया है? Kb वैल्यू के बेसिस पे। अरे देखो Kb वैल्यू प्रैक्टिकल चीज़ है, वो अपने को अगर दे रखी हो तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, लैब में तो अपने को जाना नहीं है, तो अपने को Kb वैल्यू के बेसिस पे 2 ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखने और याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही आसान, सुनना ध्यान से। अगर मेरा R ग्रुप कैसा है C2H5, क्या है C2H5। अब देखो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बना रहा हूँ, मेरे को मान लो 1 डिग्री अमीन बनाना हो, तो बताओ मैं C2H5 कितने लूँगा, जल्दी बताओ। 1 ही लूँगा और क्या लिख दूंगा NH2, ये मेरा कौन सा अमीन है 1 डिग्री अमीन। अब मेरे को 2 डिग्री अमीन बनाना है तो C2H5 कितने लूँगा 2 लूँगा, तो C2H5 2 और N के साथ एक ही हाइड्रोजन लिखा मैंने। 3 डिग्री अमीन लूँगा तो C2H5 कितने ले लूँगा 3, और नाइट्रोजन क्या ले लिया मैंने 1, और एक मैंने ले ली अमोनिया, क्या ले ली अमोनिया। कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो एक और अपन ले लेते हैं, अब मैंने R की जगह एक बार तो C2H5 एक बार क्या ले रहा हूँ CH3, तो 1 डिग्री अमीन CH3 NH2, 2 डिग्री अमीन CH3 होल ट्वाइस NH2, ठीक है। 3 डिग्री अमीन NH है ना, 3 डिग्री अमीन CH3 होल थ्राइस N, और एक अपनी अमोनिया, है ना। कोई कन्फ्यूजन इसमें किसी को किसी प्रकार का नहीं है? अब यहाँ पे देखो अगर R ग्रुप मेरा क्या हो C2H5 क्या हो, तो अपने क्षारकता का क्रम बताना है या Kb का क्रम बताना है, तो देखो क्षारकता सबसे ज़्यादा होगी 2 डिग्री अमीन की। किसकी होगी 2 डिग्री अमीन की। अब कोई बोले इसके पीछे भी अगर मान लो रीजन वगैरह, वैसे तो नहीं पूछेंगे, पर यहाँ पे दोनों प्रभाव काम कर रहे हैं, विलायकन के साथ साथ अपन और क्या बोल देंगे प्रेरणिक प्रभाव भी और विलायकन प्रभाव भी। तो अपन देखो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले मैंने किसको रखा C2H5 होल ट्वाइस NH को, ये कौन सा अमीन हो गया मेरा 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन का क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा, और सबसे लास्ट में किसको रखूंगा पता है NH3 को, किसको रखूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो क्योंकि C2H5 और CH3 में बड़ा कौन है C2H5, देखो ये 2 ग्रुप तो पहले ही रख लो। अब है ना C2H5 और CH3 में बड़ा कौन है C2H5, तो क्या करना है बताओ। अब देखो 2 चीजें छूट रही है, एक तो 1 डिग्री और एक 3 डिग्री, बताओ बड़ा कौन है इसमें 3 डिग्री, तो 3 डिग्री को आगे रख लो C2H5 होल थ्राइस N, और फिर क्या रख लोगे C2H5 NH2। इसका मतलब सबसे ज्यादा 2 डिग्री, उससे कम, उससे कम और उससे कम 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया। याद रखने का तरीका 2 3 1 NH3 231 NH3। अब है कि देखो अगर तुम ये बोलो कि सर C2H5 ना हो, क्या हो हमारे पास CH3 हो, तो देखो फिर से एक और बात बता देता हूं, ध्यान देना। NH3 लास्ट में आएगा ही आएगा, 2 डिग्री सबसे आगे, 2 डिग्री सबसे आगे आएगा ही आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे 2 डिग्री अभी भी सबसे आगे, इधर भी सबसे आगे, इधर 1 डिग्री सबसे पीछे, नहीं सॉरी अमोनिया सबसे पीछे, इधर भी अमोनिया सबसे पीछे। अब यहाँ पे अपन ने किसको आगे रखा था, यहाँ पे किसको भी, इसको यहाँ पे इस 3 डिग्री को कहाँ रख दो पीछे CH3 होल थ्राइस N, और 1 डिग्री को कहाँ रख दो CH3 NH2। ट्रिक बनानी हो तो कैसे बनाएंगे 213 NH3 और इसका 231 NH3, अंतर कहाँ आ रहा है इधर 13 और इधर 31 का। कि सर 31 कब रखेंगे जब मैं कहूँगा बड़ा एल्किल ग्रुप हो, 13 कब रखेंगे जब छोटा एल्किल ग्रुप हो। ध्यान रहेगी बात, एक बार लिख दें वापस से ऑर्डर, देखो सुनना वापस से। अगर मेरे पास R ग्रुप क्या है C2H5, तो क्या करूँगा 2 डिग्री सबसे पहले, अमोनिया सबसे पीछे। अरे कोई कंफ्यूजन,
अब 2 डिग्री जो है वो मेरा C2H5 बड़ा ग्रुप है, C2H5 बड़ा ग्रुप है, तो आगे किसको रखूंगा 3 डिग्री को, और पीछे किसको रखूंगा 1 डिग्री को। अरे समझ गए क्या? ठीक है। अब मेरे को मान लो C2H5 की जगह क्या दे रखा हो, CH3 दे रखा हो, तो वापिस से 2 डिग्री सबसे आगे, अमोनिया सबसे पीछे। अब देखो अंतर तो आएगा कोई ना कोई, क्या अंतर आएगा, 1 डिग्री को आगे और 3 डिग्री को पीछे। तो यहाँ पे मैंने CH3NH2 को आगे रख दिया और CH3 होल थ्राइस N को कहाँ रख दिया, पीछे रख दिया। समझ गए बात? अरे कोई कंफ्यूजन? 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया 231 अमोनिया, इधर 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया 213 अमोनिया। समझ आ गई बात? इधर 213 अमोनिया और उधर 231 अमोनिया। बड़ा ग्रुप 31 बड़ा नंबर, छोटा ग्रुप 13 छोटा नंबर। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। आर ग्रुप सी देखो वापस से लिख दिया, अगर आर ग्रुप क्या हो अपने पास C2H5 हो तो 231 अमोनिया, और आर ग्रुप कैसा हो CH3 तो 213 अमोनिया। ठीक है, ये ऑर्डर थोड़ा स्पेशल है, क्वेश्चन कई बार पूछने के, ध्यान रखना। आगे अपन देखो तो ये ऑर्डर ये अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट, बाकी तो अपने को देखो अगर गैसीय द्रव अवस्था बोल दे तो सबसे ज्यादा 1, उससे कम 2, उससे कम 3। गैसीय अवस्था बोल दे तो सबसे ज्यादा 3, उससे कम 2, उससे कम 1। ठीक है, अरे कर ली थी बात। और लास्ट लेक्चर में अपन ने एक और देखा था एल्केनमीन, एल्केनमीन और अमोनिया में किसकी क्षारकता ज्यादा, एल्केनमीन की। किसकी क्षारकता ज्यादा, एल्केनमीन, क्योंकि एल्केनमीन में आर ग्रुप का कौन सा प्रभाव, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अरे डन है बात? ठीक है। अब सुनना, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात पहले ही बता देता हूं तुम लोगों को। एरिल अमीन, एरिल अमीन जानते हो? एरिल मतलब अपनी बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर NH2, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन या बेंजीनमीन। बेंजीनमीन और अमोनिया की क्षारकता की तुलना। एक बार कोई मेरे को बता सकता है क्या सोच समझ के कि किसकी क्षारकता ज्यादा होगी? जल्दी बताओ, सोचो, सोचने का तरीका। किसकी क्षारकता ज्यादा होगी, अपने एनिलीन की या अमोनिया की? देखो सुनना अब ध्यान से मेरी एक बात, क्वेश्चन आता है एनिलीन तथा अमोनिया में किसका क्षारीय सामर्थ्य अधिक होता है तथा क्यों, समझाइए। तो देखो सोचेंगे कैसे अपन, एक बेसिक सी लाइन की बेसिक सी लाइन सुनना ध्यान से, क्या है अपन ऐसे बोलेंगे, जो जितना आसानी से लोन पेड दान कर दे, पहले भी बोली है मैंने लास्ट लेक्चर में, अभी भी बोल रहा हूँ, जो जितना आसानी से लोन पेड दान कर दे, जितना आसानी से लोन पेड निकाल दे, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉनिक में दे दे, वो उतना ही बढ़िया क्षार है। ठीक है, अब अपना इन दोनों के पास कि आप लुईस क्षार हो या आप क्षार हो, इन्होंने कहा हाँ है, तो अपने को आइडेंटिफाई करना था कौन बढ़िया क्षार है ना। अब यहाँ पे एक बात जो तुमको पता है पहले से, NH3 ये एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेड कहाँ जाते हैं, बेंजीन रिंग में अनुनाद में जाते हैं। अरे नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ जाते हैं, अनुनाद में जाते हैं। तो जब मैं यहाँ पे नाइट्रोजन से लोन पेयर मांगने आया तो उसने कहा थोड़ी देर रुको, मेरे लोन पेयर कहाँ गए हैं, अनुनाद में गए। कहाँ गए हैं, अनुनाद में। तो क्या लोन पेयर दे देगा क्या आसानी से, अरे लोन पेयर दे देगा क्या, नहीं देगा। इसके पास आया, इसने कहा सर ये मेरे पास ही रहे मेरे लोन पेयर, तो लोग किसको देने बताओ आप। तो दोनों में से आसानी से लोन पेयर कौन देगा, तो बढ़िया लुईस क्षार कौन हुआ, क्षारकता किसकी ज्यादा, क्षारकता किसकी ज्यादा, अमोनिया की। केबी वैल्यू किसकी ज्यादा, अमोनिया की। समझ आई बात, अरे बात समझ आ गई क्या? सिर्फ इतना सा आंसर लिखना है, एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ जाते हैं, अनुनाद में जाते हैं, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन के लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाते। यहाँ पे अनुनाद होता है इसलिए इसका क्षारीय सामर्थ्य कम, इधर अनुनाद नहीं है इसलिए इसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा। ये आसानी से लोन पेयर देगा, या आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। अब सुनते जाना बात ध्यान से। अमोनिया में नाइट्रोजन पर उपस्थित, अमोनिया में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर H+ के साथ बंध बना सकते हैं, जबकि एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में भाग लेते हैं, जिससे H+ के साथ बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे देखो अमोनिया और एनिलीन में किसकी केबी ज़्यादा, अमोनिया का। ठीक है ना। अब देखो NH3 ने जब H+ के साथ बंध बनाया, या NH3 ने जब अपने लोन पेयर H+ को दिए, तो संरचना बनी NH4+। NH4+ जो स्ट्रक्चर बनी अमोनियम आयन, इसको बनाना बहुत, ये प्रक्रिया बहुत आसान है।
इसका मतलब NH3 NH4 प्लस बहुत आसानी से बना लेता है। इसका मतलब है नाइट्रोजन अपने लोन पर बहुत आसानी से H प्लस को दे देता है, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये मेरा एनिलीन था, ये क्या था, एनिलीन, क्या था, एनिलीन। अब इस एनिलीन की अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, H प्लस से, है ना। एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाई, H प्लस से। तो इस नाइट्रोजन ने अभी अपन ने देखो, वैसे तो अपने को पता अनुनाद में जा रहे हैं, पर नाइट्रोजन अनुनाद से वापस भी तो आएंगे, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दिया, H प्लस को, क्या बनाया, एनिलीनियम। क्या बनाया, अरे याद है नियम कहाँ लगता है, पॉजिटिव के पास, यहाँ पे NH4 प्लस अमोनियम, इधर NH3 पे प्लस और बेंजीन रिंग, तो एनिलीनियम। और ये प्रक्रिया कैसी है, मुश्किल है। अब इसका कारण क्या देंगे अपन, सुनना। ये प्रक्रिया इसलिए मुश्किल है क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पर कहाँ जा रहे हैं, अनुनाद में H प्लस को इंतजार करना पड़ेगा लोन पर लेने के लिए। इसका मतलब ये प्रक्रिया मुश्किल है, इसका मतलब इसका स्थायित्व कम है, इसका मतलब इसकी क्षारकता भी कम है, इसकी Kb वैल्यू भी कम है। समझ गए, ऐसे लिख के अभिक्रिया बना दोगे ना एग्जामिनर को तो खुश हो जाएगा वो। एनिलीन में क्या, अनुनाद। अब यहाँ पे देखो एनिलीन की अनुनादीय संरचना आप लोगों को बहुत अच्छे से बनाना आता है, ये एक बार वापस बताऊं, आता है ना बात, है ना। एनिलीन की अनुनादीय संरचना, एनिलीन एक प्रकार का, एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो एक प्रकार का ऑर्थो पैरा निर्देशी है, मतलब वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता है, ना कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है। वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब है ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे। सारी बातें अपन ने कर रखी है। ऑर्थो पैरा निर्देशी समझते हो ना, मेटा निर्देशी भी समझते हो, ऑर्थो पैरा निर्देशी भी समझते हो। मेटा निर्देशी के फेमस एग्जांपल अपना एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ये मेटा निर्देशी होते हैं। और अगर मैं बात करूँ ऑर्थो पैरा निर्देशी की, तो अपना फिनोल हुआ, अपना एनिसोल हुआ, अपना एनिलीन हुआ, अपना फिनोक्साइड हुआ, अपना क्लोरोबेंजीन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एनिलीन की बहुत सारी अनुनादीय संरचना बनाई। अब एक और चीज नोटिस करना, एनिलीनियम धनायन की अनुनादीय संरचना। एनिलीनियम कितनी अनुनादीय संरचना बनाता है, एनिलीनियम कितनी अनुनादीय संरचना बना रहा है, दो बना रहा है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अरे अंदर अंदर ही होगा इसमें रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, अनुनाद की कंडीशन है ना संयुग्मित स्थिति, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहाँ एक बार तो दो बॉन्ड इधर और एक बार दो बॉन्ड इधर, मतलब यहाँ पे कितनी अनुनादीय संरचना, दो अनुनादीय संरचना। एनिलीनियम आयन में कितनी अनुनादीय संरचना, दो, जबकि एनिलीन में कितनी अनुनादीय संरचना, 5। अब मेरे को बताओ कि जिसमें 5 अनुनादीय संरचना उसका स्थायित्व ज्यादा, अनुनाद स्थायित्व को बढ़ाता है ना। वापस सुनो, एनिलीन जो अपन ने बनाया उसकी कितनी अनुनादीय संरचना, 5, जिसमें अनुनाद ज्यादा उसका स्थायित्व भी ज्यादा, और एनिलीनियम में स्थायित्व कम। अब बताओ कोई भी ज्यादा स्थायित्व से कम स्थायित्व की तरफ जाना चाहेगा क्या, इसका मतलब प्रक्रिया। अरे एक और कारण दे दिया मैंने आप लोगों को, यहाँ पे एक और कारण दे दिया मैंने, इसका स्थायित्व क्योंकि इसमें अनुनाद भी, इसका स्थायित्व क्योंकि अनुनाद भी। और अपने को पता है कि कोई भी चीज़ हमेशा अधिक स्थायी की तरफ जाना चाहती है, ना कि कम स्थायी की तरफ। मतलब ये प्रक्रिया मुश्किल, ऊपर वाली प्रक्रिया आसान, मतलब उसका क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा किससे, एनिलीन से। ये बात समझ आ गई, एक बार देख लो ये दोनों बातें, आ गई बातें, चलें आगे, अरे चलें, ठीक है। तो देखो फिर एक और अपने को क्षारकता का क्रम कंपेयर करना था। एक अपने पास है ये मैथिलएमीन और एक अपनी एनिलीन। मैथिलीन में CH3 ग्रुप का कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, तो नाइट्रोजन बहुत आसानी से लोन पेयर देगा, मतलब उसका क्षारीय सामर्थ्य है ज़्यादा, Kb वैल्यू भी ज़्यादा। जबकि एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ जाएंगे, अनुनाद में, तो लोन पेयर आसानी से नहीं देगा, Kb वैल्यू कम, क्षारकता भी कम। अब यहाँ पे इसको अपन एक और वर्ड से बुलाते हैं, अगर लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ही है तो उसको बोलते हैं स्थानीकृत एकांक युग्म। क्या बोलते हैं, मतलब वहीं पे ही उसी स्थान पे है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है ना। स्थानीकृत एकांकी युग्म, लोकलाइज्ड लोन पेयर, H प्लस बहुत आसानी से ग्रहण, ये जो स्पीसीज है H प्लस को बहुत आसानी से लेगी। इधर बात करते हैं, ये स्थानीकृत है विस्थानीकृत, विस्थानीकृत क्योंकि अपना स्थान छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, अनुनाद में जा रहे हैं। एक बार ऑर्थो पे, फिर ऑर्थो पे, फिर ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, तो 2 बार ऑर्थो पर, 1 बार पैरा पे। तो ये स्थानीकृत या विस्थानीकृत, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज 1 बार ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर नेगेटिव पे, फिर वापस घूम के नाइट्रोजन पे। तो ये विस्थानीकृत एकांक युग्म में H प्लस ग्रहण और करेगा भी तो बहुत मुश्किल से, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पर आसानी से नहीं देगा, इसका मतलब उसकी Kb वैल्यू कम, मतलब क्षारकता भी कम। समझ गए, ठीक है। चले आगे,
अगला सवाल देखो, अगला सवाल यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन पे, देखो तीनों के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तीनों में अनुनाद हो सकता है। वैसे तो अनुनाद तो तीनों में हो सकता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर जा सकते हैं अनुनाद में, पर यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे कौन सी पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है, CH3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव। कितने CH3 ग्रुप? 2, तो यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, यहाँ पे 1 CH3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम, और यहाँ तो अनुनाद में जा ही रहा है, वो सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं। तो क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री अमीन का, और यहाँ पे 1 डिग्री अमीन का। समझ गए? अरे समझ गए क्या? अगला देखो, अब बताओ क्या इसमें अनुनाद हो सकता है? इस वाली स्पीशीज में अनुनाद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अनुनाद होने के लिए डबल सिंगल डायरेक्ट लोन पेयर होनी चाहिए, डबल सिंगल लोन पेयर। जैसे मान लो ये 2 संरचनाएं दे रखी है, ये अपना एनिलीन, इसमें क्या मैं कह सकता हूं, डबल सिंगल लोन पेयर। यहां पे क्या चेंज किया, यहां पे बेंजीन से कार्बन, बेंजीन से कार्बन और कार्बन से अमीनो ग्रुप। यहां पे अनुनाद हो सकता है क्या? अरे डबल सिंगल सिंगल, अनुनाद की कंडीशन ही नहीं है। तो यहां पे अनुनाद, तो यहां पे अपन बोलेंगे स्थानीकृत या विस्थानीकृत? स्थानीकृत। यहां पे अपन बोलेंगे स्थानीकृत एकांकी युग्म आसानी से H प्लस ग्रहण कर सकता है, स्थानीकृत एकांकी युग्म आसानी से H प्लस ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा, केबी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा, इसकी केबी वैल्यू सबसे ज़्यादा। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप का प्लस आई और यहाँ पे कोई भी प्लस आई नहीं, इन दोनों में अनुनाद हो रहा है। तो यहाँ पे विस्थानीकृत एकांकी युग्म आसानी से H प्लस ग्रहण नहीं कर सकते, यहाँ पे स्थानीकृत एकांकी युग्म आसानी से H प्लस ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका, और सबसे कम इसका। इसका इससे देखो, इसका इससे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, ध्यान रहेगी बात, ठीक है। आगे देखो, आगे देखना, एक अपन ने ले लिया अपनी एनिलीन, फिर यहाँ पे अपन ने 3 डिग्री ले लिया, 2 मेथिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ जा रहा है? अनुनाद में, तो इसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम। यहाँ पे भी नाइट्रोजन जा रहा है, पर यहाँ पे मैं कहूँ 2 क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहे हैं, तो इसका इससे ज़्यादा है क्षारीय सामर्थ्य। यहाँ पे कोई अनुनाद होगा क्या? नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, क्षारीय सामर्थ्य इन दोनों से भी इसका ज़्यादा। और यहाँ पे कितने डिग्री है? 2 डिग्री। कितने एल्किल ग्रुप? 2 एल्किल ग्रुप। अरे यहाँ पे 2 सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे 1 सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस आई सबसे ज़्यादा, यहाँ पे प्लस आई कम, ठीक है। प्लस आई ज़्यादा तो अनुनाद, सॉरी प्लस आई ज़्यादा तो क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा, प्लस आई कम तो क्षारीय सामर्थ्य कम। अरे समझ आ रही बात? और ये दोनों सबसे पीछे क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे एकांकी युग्म जो है, जो अपना लोन पेयर है, वो कहाँ भाग ले रहा है? अनुनाद में भाग ले रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो उसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम, केबी वैल्यू सबसे कम, केबी वैल्यू सबसे कम, क्षारीय सामर्थ्य भी सबसे कम। आगे देखो, क्षारीय सामर्थ्य अपन एंड करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अगर अपन नोटिस करें तो देखो अपने पास जो एनिलीन है उस पर अलग अलग ग्रुप जोड़ रखे हैं। एक बार जोड़ रखा EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन जो दे रहे हैं। और एक बार लिख रखा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इनका काम है इलेक्ट्रॉन लेना, इनका काम है इलेक्ट्रॉन देना। अब एक बात बताओ, NH2 का क्या काम है? बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जब ये EDG भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये NH2 भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो अपन कह सकते हैं ना दोनों एक दूसरे का क्या काम कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। या इसको ऐसे समझो, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम करेंगे। तो बताओ कौन है जो क्षारकता को सपोर्ट करेगा? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो ध्यान देना, यहाँ पे इसको EDG को अपन क्या क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। ERG बोल लो, EDG बोल लो, हिंदी में एक ही नाम, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? अपने पास जितने भी एल्किल समूह होते हैं, जितने भी प्लस आई प्रभाव वाले हैं, जितने भी प्लस आई प्रभाव वाले हैं, वो सारे के सारे ERG होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसके अलावा अपना OH, ठीक है, उसके अलावा OR, ठीक है, OCH3, ये सारे के सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। और इलेक्ट्रॉन देंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे मतलब नाइट्रोजन बहुत आसानी से लोन पेयर
दे पाएगा, और नाइट्रोजन अगर आसानी से लोन पर दे पाएगा तो उसका क्षारीय सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होगा इन दोनों की तुलना में। ठीक है, इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद करते हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत 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 कम होगा, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो आसानी से दे पाएगा क्या किसी को, नहीं दे पाएगा, मतलब वो लोन पर आसानी से दान नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसकी केबी वैल्यू कम होगी, क्षारकता क्या होगी, कम होगी। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, ERG और EWG के एग्जाम्पल। ERG के एग्जाम्पल जितने भी एल्किल ग्रुप है वो ERG में, उसके अलावा अपना OH एल्कोहल, OR एल्कोक्साइड, OCH3 मेथॉक्सी, ये सारे के सारे समूह क्या होते हैं, ERG या EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अपना नाइट्रो ग्रुप, अपना कार्बोनिल ग्रुप, अपना साइनाइड ग्रुप CF3, अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी है, ये सारे जो होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ध्यान रहेगी बात। अब यहाँ पे अपने को एक सवाल दे रखा है लास्ट में, पहले तो सुन लो, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह जैसे कि EDG या ERG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे H+ को इलेक्ट्रॉन में दान करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्षारकता बहुत ज़्यादा होगी। इसकी उल्टी लाइन लिख सकते हैं, अरे इसकी उल्टी लाइन ऐसे लिखो, मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले समूह, सुनना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, ठीक है, एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, जिससे H+ को इलेक्ट्रॉन में दान करना मुश्किल हो जाता है, अतः क्षारकता सबसे कम होगी। ये दोनों लाइनें दिमाग में आनी चाहिए, दिमाग को पता होना चाहिए अपने को कि ये दोनों लाइनों को कब कहाँ कैसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, बताओ CH3 ग्रुप का कौन सा प्रभाव, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ERG बोलो या EDG बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन पे बढ़ाएंगे, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे तो वो आसानी से देगा, और अगर नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉनिक में देगा तो उसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होगा। इसकी बात करते हैं EWG, NO2 एक प्रकार का EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करेगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में दान नहीं कर सकता, अतः उसका क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम, केबी वैल्यू भी सबसे कम, केबी वैल्यू सबसे कम, क्षारीय सामर्थ्य भी सबसे कम। ध्यान रहेगी बात। इनके नाम भी आने चाहिए, पैरा पे कॉमन नेम, पैरा पे NO2 ग्रुप है तो पैरा नाइट्रो एनिलीन, और इसकी बात करें तो पैरा टोल्यूडीन, क्या बोलेंगे इसको, पैरा टोल्यूडीन, पैरा टोल्यूडीन। ध्यान रहेगी बात। तो पैरा टोल्यूडीन का क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा, एनिलीन का कम, और पैरा नाइट्रो एनिलीन का सबसे कम। समझ गए ना, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके कंपेयर में इसका क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा, इसका क्षारीय सामर्थ्य कम। समझ गए। अरे इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अमीनो की अभिक्रियाएं। ध्यान दो उस पर, ध्यान दो, ध्यान। इस क्वेश्चन को देख लो, स्टार्ट करते हैं अपन आगे, अमीनो की रासायनिक अभिक्रियाएं। करें स्टार्ट। तो यहाँ पे अपन ने देखो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, एमीन चैप्टर अपनी समाप्ति की ओर है ना। कुछ ही लेक्चर्स में हो सकता है कल के लास्ट लेक्चर में अपन इस एमीन को ख़त्म कर दें, है ना, कोशिश पूरी यही रहेगी। कल अमीन चैप्टर एंड हो जाएगा और बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। वैसे ये भी एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी ही है एक प्रकार की, ठीक है, ये भी एक प्रकार की एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी ही है, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं अमीनो की रासायनिक अभिक्रियाएं। एमिनो की रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, काफ़ी इजी टॉपिक है ये भी। एमिनो की रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहला एमीन का एसिलन। एसिलन वही असाइल ग्रुप जोड़ना, एसिल ग्रुप जानते हो ना, आर सी डबल बॉन्ड O को कौन सा ग्रुप बोलते हैं अपन, असाइल ग्रुप या एसिल ग्रुप। तो इस एसिल ग्रुप को अपने को जोड़ना है। अगर मैंने आर की जगह क्या लगा दिया, CH3, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप। अरे एसिटिल या एसिटाइल ग्रुप, बात समझ आ रही है क्या। अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया आर की जगह तो इसको क्या बोलूँगा, एसिटिल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप। आर लगा दिया तो असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप जोड़ना या एसिटिल ग्रुप जोड़ना क्या कहलाता है, एसिलन। क्या कहलाता है, एसिलन। क्या कहलाता है, एसिलन। सुनना ध्यान से, एसिलन में क्या करना है, C डबल बॉन्ड O R समूह का योग करवाना है। C डबल बॉन्ड O R समूह का अपने को योग करवाना है असाइल ग्रुप में। स्टार्ट करते हैं जब अपन 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया करवाते हैं, किससे, या तो एसिटिल क्लोराइड से, इस ग्रुप को अपन एसिटिल बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, या अपना एस्टर RC डबल बॉन्ड OR। देखो ये अपना हमने क्लोराइड, ये अपना RC डबल बॉन्ड OR को क्या बोलते हैं, एस्टर, और RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR इसको क्या बोलते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड। इनमें से किसी के साथ भी अभिक्रिया करवाते हैं कि सर ये तीनों क्यों ले लिया आपने, तीनों में देखो एसाइल ग्रुप है, असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप, इन तीनों को जोड़ना है। तो मैंने ये तीनों कंपाउंड ले लिए, इनमें से अपन कोई सा भी एक लिख सकते हैं, मतलब ठीक है। तो उससे अपन कौन सा प्रोडक्ट बना देंगे, एसिटिलिकृत या असाइलेटेड प्रोडक्ट। असाइलेटेड प्रोडक्ट का मतलब है एसिलिकृत उत्पाद, मतलब ऐसा उत्पाद जिसमें एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा उत्पाद जिसमें एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन 1 डिग्री अमीन से। ध्यान देना, जब अपन 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं, CH3 CH2 NH2, किससे करवा रहे हैं 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से, एसिटिल क्लोराइड से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, कार्बन को। कार्बन क्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, नाइट्रोजन ने लोन पेयर देके बॉन्ड बना लिया किससे, C डबल बॉन्ड O CH3 से, Cl माइनस यहाँ से निकल गया। अब बताओ नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई चार्ज था क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं था। यहाँ देखो नाइट्रोजन के बाध्यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, होने कितने चाहिए, 5, है कितने, 4, कितने कम, 1, तो पॉजिटिव। ठीक है ना, 1 कम तो पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी है क्या, फिर से देखो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं पे पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं है। तो ये सबसे आसान शिकार कौन, अरे कौन, हाइड्रोजन। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। तो बताओ CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये H किस फॉर्म में निकला, H प्लस के फॉर्म में। इस पे किसकी नजर पड़ेगी, Cl माइनस की, क्या बना लेंगे, HCl। अरे समझ गए क्या। अब है कि देखो कोई बच्चा ऐसे बोले सर ये क्या चीज़ें करवा रहे हो, कोई आसान तरीका नहीं है क्या, इसके भी कोई ट्रिक टेक्निक, कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इस 1 डिग्री अमीन में मैंने क्या किया, सुनना, इस 1 डिग्री अमीन में जो कि मेरा था CH3 CH2 NH2, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह क्या जोड़ दो, C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप जोड़ दो। यही तो प्रोडक्ट बनाया अपन। अरे एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कौन सा समूह जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड और CH3 समूह जोड़ दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ मैंने एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया। तो जो मेरा उत्पाद है उसको मैं एसिटिल उत्पाद बोल दूंगा, एसिटिलीकृत उत्पाद। अरे असाइलेटेड प्रोडक्ट अपन उसी को ही तो बोलेंगे, आसान चीज़ है। अरे आसान है, चलें आगे 2 डिग्री अमीन पे। मेथड अपने को पता ही है, डायरेक्ट बनाना हो तो क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कौन सा ग्रुप जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जोड़ दो। ठीक है, 2 डिग्री अमीन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले देख लो, 1 डिग्री अमीन, कार्बन पे अटैक किया, क्लोरीन टूटा, Cl पे नेगेटिव, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने। तो नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बनाया तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। हाइड्रोजन निकाला किसके फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में, Cl माइनस H प्लस लिया, क्या बना लिया, HCl और CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड और CH3। कौन सा ग्रुप जुड़ गया, एसिटिल ग्रुप जुड़ गया। कौन सा ग्रुप जुड़ गया, एसिटिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। तो देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन, हाइड्रोजन की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O समूह का जुड़ना
एसिटिलीकरण कहलाता है, एसिटाइलेशन कहलाता है। समझ गए? अगले पे आते हैं 2 डिग्री अमीन पे। 2 डिग्री अमीन की बात करें तो देखो C2H5 NH C2H5, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? क्या ले लें इस बार? एस्टर ले लें। अरे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ले लिया मैंने? एस्टर। नाइट्रोजन ने अपने नॉन पेयर किसको दिए? कार्बन को देके बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो C2H5 NH C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या निकल गया? CH3O नेगेटिव। अब बताओ नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किसको निकालना आसान? हाइड्रोजन को। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो क्या बना? C2H5 N C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। अरे आसान चीज। यहां से H प्लस निकला, कौन ले लेगा उसको? O माइनस। क्या बना लिया? CH3OH। नाम है इसका मेथेनॉल। क्या नाम है? मेथेनॉल। आसान रिएक्शन है। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहो क्या कर सकते हो? हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दो? C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन? इसका नाम लिखना है, क्या लिखेंगे इसका नाम? NN पे कौन सा ग्रुप जुड़ रखे हैं? डाई एथिल। अरे C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल ग्रुप। तो NN डाई एथिल, 2 कार्बन वाला एमाइड है तो एथेनेमाइड, NN डाई एथिल एथेनेमाइड, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिया, आगे देखो, आगे ध्यान देना। अब अपन ने क्या ले लिया है? एनिलीन। क्या ले लिया? एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? हाँ, अम्ल एनहाइड्रेट। देखो एक बार अम्ल एनहाइड्रेट और एक बार अम्ल क्लोराइड, किससे करवाएं पहले? अम्ल एनहाइड्रेट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। नाइट्रोजन अटैक करेगा कहाँ? कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। देखना क्या प्रोडक्ट बना? ये अपनी बेंजीन रिंग। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन? 2। क्या जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O CH3। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना पसंद करेगा क्या? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। क्या बनेगा? देखो बेंजीन रिंग, NH, एक H बचेगा, एक H निकल गया, C डबल बॉन्ड O CH3। यहां से H किस फॉर्म में निकला? H प्लस के फॉर्म में। इस H प्लस का इंतजार कौन कर रहा होगा? ये वाला पार्ट। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव, क्या बनेगा? 2 कार्बन वाला अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाम है IUPAC एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? एथेनोइक अम्ल। समझ गए? अरे समझ गए क्या? इसका नियम लिखना है तो देखो N पे कौन सा? बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बोलते हैं? फेनिल। तो N फेनिल, अपना ये 2 कार्बन वाला तो एथेनेमाइड, N फेनिल एथेनेमाइड। इसका कॉमन नेम और याद रखना है एसिटेनिलाइड। क्या नाम है? एसिटेनिलाइड। धन्यवाद। अब मान लो CH3 C डबल बॉन्ड और Cl लेंगे तो क्या बनेगा? एक तो HCl बन जाएगा और साथ में ये का ये प्रोडक्ट बनेगा। अपने को तो एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप जोड़ना है। अरे आसान चीज। इसको भी बना के बताऊं? अरे बना के बताऊं? सुन लो, चलो। हाँ, नहीं बना, चलो बना देते हैं। ये मेरा एनिलीन, अरे ये मेरा कौन? एनिलीन। इसकी अभिक्रिया किससे? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से। नाइट्रोजन क्या करेगा? लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखो ये अपनी है बेंजीन, एक हाइड्रोजन, अरे कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 है ना, एक ऊपर और एक इधर लगा देते हैं। कौन जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O CH3। नाइट्रोजन पे कौन सा? पॉजिटिव। यहाँ से Cl निकल गया, Cl माइनस के फॉर्म में। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव स्थायी है क्या? नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये अपनी रिंग बनाई, NH, एक हाइड्रोजन चला गया, अरे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया नाइट्रोजन का, C डबल बॉन्ड O CH3। कोई कंफ्यूजन? क्या करा? एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह C डबल बॉन्ड O CH3 को एसिटिल ग्रुप अपन ने ऐड कर दिया। अगर मान लो ये काम नहीं करवाना है तो छोटी सी ट्रिक दिमाग में रखनी है। एक हाइड्रोजन की जगह अपन ने उसको हटा के उसकी जगह C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप अपन ने ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ से क्या निकला H+ और ये Cl-, तो कौन सा अम्ल, HCl। वैसे बाई प्रोडक्ट पे फोकस इतना मत किया करो, अपने मेन प्रोडक्ट तो वही बना है दोनों जगह, इधर भी एन-फेनिल एथेनामाइड, इधर भी एन-फेनिल एथेनामाइड। इसका कॉमन नेम दिमाग में रखना है एसिटेनिलाइड, एसिटिल ग्रुप है ना, एसिटेनिलाइड, ठीक है, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड। और इधर कौन सा अम्ल बना, अगर मैंने अम्ल क्लोराइड लिया तो HCl, अम्ल एनहाइड्राइड लूंगा तो एसिटिक अम्ल, ठीक है। देख लो इस रिएक्शन को एक बार, फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे कार्बिल अमीन। इस रिएक्शन में अगर कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चलते हैं फिर। रिएक्शन देखनी है ना, और कुछ नहीं देखना है, और पूरा फोकस बोर्ड पे ही रखो, है ना। जो बच्चे भी देख रहे हैं ऑनलाइन, पूरा फोकस यहाँ रखोगे तब बातें समझ आएगी। मैंने कई बार बोला है ना, दो ही बातों का ध्यान रखना होता है, सुनना भी मुझको ही है आप लोगों को, और देखना भी मुझे ही है थोड़ी देर, जितनी देर ये वीडियो लेक्चर चल रहा है और क्लास चल रही है। बाकी आपकी जहाँ मर्जी वहाँ देखो, जिससे बात करनी है उससे बात करो, ठीक है। बस जो 45-50 1 घंटे की क्लास होती है ना, उसमें पूरा फोकस आपको इस बोर्ड पे और मुझ पे रखना है। कानों में सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़, और आंखों में सिर्फ केमिस्ट्री और मैं। चलें आगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, फिर से एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पे अपन आ चुके हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इसको अपन आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। बहुत आसान चीज़ है, सुनते जाना। फिर से एक टेस्ट आ चुका है, प्राथमिक अमीनों की परीक्षण की विधि। कौन से अमीनों की, प्राथमिक अमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है अपनी कार्बिल अमीन रिएक्शन। कोई बोले कि प्राथमिक अमीनों का टेस्ट किससे कर सकते हैं, तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया से कर सकते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन से कर सकते हैं। प्राथमिक अमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है 1 डिग्री अमीन, जिसको अपन बोलते हैं। एक और बात, किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, 2 हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। और अपन लोगों को अच्छे से पता है, अपनी जो प्राथमिक अमीन होती है उसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। अरे दोनों बातें एक ही तो कह रही है, दोनों हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, नाइट्रोजन से कनेक्टेड 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और प्राथमिक अमीन अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन ये परीक्षण नहीं देते। 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन ये परीक्षण नहीं देते। रिएक्शन देखना एक बार ध्यान से। RNH2 की अभिक्रिया अपन ने करवा दी है, RNH2 की अभिक्रिया अपन ने करवा दी है, CH_Cl3 क्लोरोफॉर्म, और कितने KOH, 3 मोल KOH, और साथ में अपन हीट कर रहे हैं। रिएक्शन ध्यान से देखते जाना। अपने को देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाने और उसकी जगह कार्बन लगाना है। और तुमको पता है जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। कार्बन बॉन्ड बनाता है तो साइनाइड, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है आइसोसाइनाइड, तो RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। आगे बात करें तो यहाँ से मैंने क्या हटा दिए, 2 हाइड्रोजन। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ रहे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। अरे 2 हाइड्रोजन इधर, देखो क्या बनेगा, 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन, क्या बना देंगे, 3KCl। अरे क्या बना देंगे, 3KCl। नाइट्रोजन यहाँ देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगाया, कार्बन। इधर कितना, 1 हाइड्रोजन बच गया, 2 हाइड्रोजन इधर से, टोटल कितने हो गए, 3। और 3 ही मेरे पास क्या है, OH, और 3 ही क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन। 3H और 3OH मिलके क्या बना लेंगे, 3 मोल वाटर के। तो 3 मोल यहाँ पे वाटर बना, 3 KCl बनी, और RNC। मेन प्रोडक्ट अपना क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो अपन ने बना दिया एल्किल आइसोसाइनाइड, KCl और वाटर, 3 मोल KCl और 3 मोल ही अपने वाटर। इस परीक्षण को और क्या बोल देते हैं अपन, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इस परीक्षण को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड अपन टेस्ट कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। आसान रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है, कार्बन। और अपन ने बोला था यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य है। किस अमीनों के परीक्षण की विधि है, प्राथमिक अमीनों के परीक्षण की विधि है। 2 डिग्री 3 डिग्री में ये परीक्षण, तो कोई बोले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में इनको अलग अलग करना है, या 1 डिग्री का टेस्ट करना है, तो अपन क्या काम में लेंगे, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया जिसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बुलाते हैं। अरे आसान बात।
प्रोडक्ट बनाना है, देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ। ये अपनी 1 डिग्री अमीन है, क्लोरोफॉर्म और 3 KOH से अभिक्रिया करवाई, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाएंगे, कार्बन। 2 हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो, कार्बन। कार्बिल अमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड टेस्ट से 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अमीन और 1 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, मैंने 1 डिग्री अमीन ले ली तो क्या बना, मेरा आइसोसाइनाइड बना। अरे क्या बना, अब बताओ ये 2 डिग्री अमीन टेस्ट देगी क्या, 2 डिग्री टेस्ट देगी क्या, क्यों नहीं देगी, क्योंकि 2 डिग्री अमीन में 2 हाइड्रोजन, अरे एक ही हाइड्रोजन है ना, अपने को कितने चाहिए, 2, तो ये 2 डिग्री अमीन कोई भी रिएक्शन नहीं देगी, आइसोसाइनाइड नहीं बनाएगी, 1 डिग्री अमीन आइसोसाइनाइड बनाएगी। कोई कंफ्यूजन? आगे देखो, इथाइल अमीन और डाई इथाइल अमीन, इन दोनों की बात करते हैं। तो ये कौन सा अमीन है, 2 डिग्री, ये कौन सा अमीन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या बनाएगी, आइसोसाइनाइड बनाएगी, 2 डिग्री अमीन कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगी। तो 1 डिग्री तथा 2 डिग्री अमीनों को अलग अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेंगे, आंसर जाएगा आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट अपन काम में लेंगे। 1 डिग्री 3 डिग्री अमीन की बात करते हैं, 1 डिग्री आइसोसाइनाइड बनाएगी, 3 डिग्री आइसोसाइनाइड नहीं बनाएगी। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री को अलग अलग करना हो तब भी अपन ये टेस्ट काम में ले सकते हैं। अरे मान लो अपने को एक 1 डिग्री अमीन दिया है, एक 3 डिग्री अमीन दिया है, अभिक्रिया किससे करवा दो, क्लोरोफॉर्म विद KOH, क्लोरोफॉर्म विद KOH। तो अपन देखेंगे 1 डिग्री अमीन आइसोसाइनाइड बनाएगी, इसका मतलब अभिक्रिया हुई है। 3 डिग्री और 2 डिग्री वो आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगी, क्योंकि 2 डिग्री तथा 3 डिग्री में 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर उपस्थित नहीं होते हैं। 3 डिग्री में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होता नाइट्रोजन के पास, 2 डिग्री में एक होता है, और अपने को चाहिए कितने, और वो सिर्फ किस में मिलता है, अपने को 1 डिग्री अमीन में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एनिलीन की। क्या एनिलीन भी आइसोसाइनाइड टेस्ट देगी, तो अपन ने कहा आइसोसाइनाइड टेस्ट देने के लिए 1 डिग्री अमीन होनी चाहिए, और ये 1 डिग्री अमीन है। और यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो अपन ने कार्बन लगाया, आइसोसाइनाइड बनाया। ठीक है, ये देगी क्या 2 डिग्री अमीन, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगी, क्योंकि 2 डिग्री अमीन नहीं देती है। अरे डन है बात, अरे डन बात। लास्ट रिएक्शन जो अपन डिस्कस करने वाले आज की क्लास में, सुनते जाना। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल किसको बोलते हैं, HNO2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, HNO2 को अपन नाइट्रस अम्ल बोलते हैं, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, है ना। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल। ठीक है, HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे, तो देखो होता क्या है, पहले होता है NaNO2 + HCl, ये आपने पहले भी सुना है, सेंडमायर अभिक्रिया जब हमने पढ़ी थी। तो जब अपन NaNO2 + HCl लेते हैं तो उससे क्या बनता है, एक बनता है H और NO2, क्या बना लेते हैं, HNO2, और Na और Cl मिलके क्या बना लेते हैं, NaCl। HNO2 बन गया, अब अपन HNO2 काम में लेंगे, तो या तो आप HNO2 लिख सकते हो एरो के ऊपर, या क्या लिख सकते हो, NaNO2 + HCl। पहले अपन ले रहे हैं प्राथमिक एलिफेटिक अमीन। देखो ये बात भी मैंने बता रखी है, RNH2 को क्या बोलूंगा मैं, प्राथमिक एलिफेटिक अमीन, और बेंजीन से कनेक्टेड NH2 को क्या बोलूंगा, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन। अरे 1 डिग्री तो दोनों ही हैं, पर ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है, तो मैंने प्राथमिक एलिफेटिक अमीन लिया। क्या लिया, प्राथमिक एलिफेटिक अमीन। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, HNO2 के साथ में। किसके साथ, HNO2 के साथ में, या NaNO2 + HCl। NaNO2 + HCl में H और NO2 ने मिलकर क्या बनाया, HNO2 बनाया। क्या बनाया, HNO2 बनाया। और आपको पता है जब अपन NaNO2 + HCl काम में लेते हैं तो क्या बनता है, पहले डाइएजोनियम बनता है। अरे डाइएजोनियम लवण बनता है ना। एनिलीन की अभिक्रिया जब अपन NaNO2 + HCl से करवाते थे तो पहले बनता था अपना बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड बनता था। तो यहाँ पे भी देखो क्या बना, यहाँ पे बना अपना, अब यहाँ पे बेंजीन नहीं है, यहाँ पे एल्किल है, तो अपन बोलेंगे एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजो 2 नाइट्रोजन, नियम मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड मतलब Cl- और जिस पे +- होते हैं उसको अपन लवण बोलते हैं। यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है ना, और यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, वाटर से। किससे करवा दी, वाटर से। वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और साथ में HCl निकलता है। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब मैं एलिफेटिक अमीन की अभिक्रिया NaNO2 + HCl या HNO2 से करवाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्कोहल। क्या मिलता है, एल्कोहल, और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है, HCl भी निकलता है। नाइट्रोजन गैस का निकलना और एल्कोहल का बनना, ठीक है, ये फिक्स है किसमें, जब अपन एलिफेटिक अमीन लेंगे। कि सर फिर एरोमेटिक में क्या है, तो देखो जब मैं एरोमेटिक अमीन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, जब मैं एरोमेटिक अमीन लेता हूँ और साथ में मैंने ले लिया HNO2,
HNO2 किससे बना? NaNO2 प्लस HCl से बना। NaNO2 प्लस HCl की अभिक्रिया करवाई, अरे NaNO2 प्लस HCl की आपस में क्या करवाई? अभिक्रिया करवाई, और क्या बनाया? NaNO2 प्लस HCl से क्या बनाया? HNO2। क्या बनाया? HNO2। तो जब मैंने HNO2 लिया, ठीक है ना, जब मैंने क्या लिया? HNO2 लिया तो क्या बना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और साथ में NaCl प्लस 2 वाटर। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे अल्कोहल बना क्या? यहाँ पे अल्कोहल बना क्या? नहीं, जबकि एलिफेटिक अमीन में अल्कोहल बना। एलिफेटिक में नाइट्रोजन गैस निकली, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं निकली। तो क्या मैं एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन को अलग अलग कर सकता हूँ HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा के? क्या मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन को HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा के अलग अलग कर सकता हूँ? आंसर जाएगा हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को सॉलिड फॉर्म में क्या मिलता है? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड मिलता है, जबकि वहाँ पे अपने को अल्कोहल मिलती है और साथ में नाइट्रोजन गैस उड़ जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बनी मतलब अपना कौन सा अमीन? एलिफेटिक, और नाइट्रोजन गैस नहीं बनी, सॉल्ट बना सॉलिड, तो कौन सा अमीन? एरोमेटिक अमीन। तो लाइन लिखी अपन ने बहुत ही प्यारी सी, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक अमीन को नाइट्रस अम्ल से हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक अमीन को इस अभिक्रिया का मतलब यहाँ पे किसके साथ करवा रहे हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अपन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा कर एलिफेटिक तथा एरोमेटिक अमीन को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अरे कोई डाउट इसमें किसी को? वापस से देख लो दोनों रिएक्शन। यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे? फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल। क्या बनाएंगे? एल्कोहल। और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो कि किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड चीज बनी मतलब कौन सा अमीन? एरोमेटिक। ठीक है, और सॉल्युबल चीज बनी मतलब कौन सा अमीन? एरोमेटिक, सॉरी एलिफेटिक। सॉल्युबल चीज एलिफेटिक, इनसॉल्युबल चीज बनी मतलब एरोमेटिक। ठीक है, तो देखो एनिलीन तथा बेंजील अमीन में अंतर। यहाँ पे अपन देख रहे हैं एनिलीन तथा बेंजील अमीन। बेंजील अमीन का फॉर्मूला आना चाहिए। बेंजील अमीन का फॉर्मूला बहुत आसान है। बेंजीन से क्या कनेक्ट कर दो? अरे क्या कनेक्ट कर दो? कार्बन, और कार्बन से NH2 ग्रुप। कार्बन से क्या कनेक्ट कर देंगे? NH2 ग्रुप। बेंजीन से कार्बन और कार्बन से NH2 ग्रुप। बेंजीन से कार्बन और कार्बन से NH2 ग्रुप अपन कनेक्ट कर देंगे। तो देखो एक है मेरे पास एरोमेटिक, एक है मेरे पास एलिफेटिक। एक है मेरे पास एरोमेटिक, एक है मेरे पास एलिफेटिक। बताओ कौन है जो अल्कोहल बनाएगा? एलिफेटिक। कौन है जो अल्कोहल बनाएगा? एलिफेटिक। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला? अल्कोहल, और साथ में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बबल्स देखने को मिले। क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे अपने को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखने को मिलेगा या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देखने को मिलेगा? अगर NaNO2 प्लस HCl ले रहे हैं तो 100% है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में अपने को देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अपने को नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी। तो क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ? किसके साथ अभिक्रिया करवा के? NaNO2 प्लस HCl या HNO2। NaNO2 प्लस HCl या HNO2। ठीक है, अरे इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, डन है इतनी बात। क्या ये दोनों कार्बिल अमीन अभिक्रिया देंगे? एक सवाल मेरा तुम लोगों से, क्या ये दोनों कार्बिल अमीन अभिक्रिया देंगे? ये दोनों कार्बिल अमीन अभिक्रिया देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है? दोनों 1 डिग्री अमीन है, दोनों में 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना है? कार्बन आइसोसाइनाइड बनाना है। पर इनको अलग अलग करना हो तो कौन सा टेस्ट? HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा दो। एक नाइट्रोजन गैस बनाएगा, जो नाइट्रोजन गैस बनाएगा वो एलिफेटिक है, जो नाइट्रोजन गैस नहीं बनाएगा वो एरोमेटिक। ठीक है, HNO2 से क्रिया करवा दो। आइए एनिलीन तथा एथिलअमीन की अभिक्रिया। एनिलीन तथा एथिलअमीन की अभिक्रिया अपन ने एक ले लिया एनिलीन, एक क्या ले लिया? एनिलीन। एक ले लिया मैंने एथिलअमीन। ठीक है, एथिलअमीन में देखो CH3 CH2 NH2 एक प्रकार का कौन सा अमीन हुआ? एलिफेटिक। हाँ 1 डिग्री, देखो दोनों ही 1 डिग्री, तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। अंतर क्या है? ये 1 डिग्री एरोमेटिक, ये 1 डिग्री एलिफेटिक। किससे अभिक्रिया करवा दी? NaNO2 प्लस HCl से। तो बताओ कौन है जो अल्कोहल बनाएगा? प्रोडक्ट बनाना भी आसान है, 2 कार्बन वाले अमीन से 2 कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, NH2 की जगह अल्कोहल लगाना और साथ में नाइट्रोजन गैस निकालनी है। तो यहाँ पे अपन ने बना दिया अल्कोहल, और यहाँ पे अपन ने बना दिया सॉल्ट, जो कि सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में अपने को क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अरे तो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों को अलग अलग करने में कौन सी अभिक्रिया करवाई? HNO2 के साथ में।
क्या ये दोनों कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया देंगे? क्या ये दोनों कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया देंगे? तो आंसर है दोनों कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया देंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन को अलग अलग करने में क्या मैं कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया काम में लूंगा? नहीं। मैं देखो कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया को काम में लूंगा 1 डिग्री तथा 2 डिग्री को अलग अलग करने में, 1 डिग्री तथा 3 डिग्री को अलग अलग करने में। पर अगर मेरे को एलिफेटिक और एरोमेटिक को अलग अलग करना है, किसको? एलिफेटिक तथा एरोमेटिक को अलग अलग मेरे को अगर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? HNO2 के साथ में या NNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। ये बात दिमाग में रखनी है अपने को। जो नाइट्रोजन गैस बना देगा वो कौन है? एलिफेटिक। जो नाइट्रोजन गैस नहीं बनाएगा वो कौन है? एरोमेटिक। जो अल्कोहल बनाएगा वो कौन है? एलिफेटिक। जो बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट बनाएगा वो कौन है? एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे अपना अमीन चैप्टर ये समझ लो 90% एंड है। लास्ट लेक्चर में जो कि अपन अगले क्लास में लेने वाले हैं उसमें अपन अमीन चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं अमाइंस को फिनिश।